गुड मॉर्निंग सलोनी जी। चलिए 8:05 हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट टू अवर क्लास। हियर इट इज। सो दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। ये पूरी की पूरी डेस्टिनी दी हुई है। पूरी डायनेस्टी दी हुई है। इन डायनेस्टी के सही क्रम बताएं। ठीक है ना, कौन कौन से वंश कैसे आए बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों की डायनेस्टी के बारे में आप बताएं। सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। अभय तुलकर जी ने आंसर दिया हुआ है। और कोई विद्यार्थी देना चाहेगा इसका आंसर? बताएं। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है और डायनेस्टी के बारे में एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। नॉर्मली सभी को पता होना चाहिए। इफ वी आर स्टडिंग अबाउट मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास की यहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ का ये पहला क्वेश्चन है। राहुल जी ने भी चौथा लगाया है। नो, ओके। सोनाली जी भी फोर्थ पर जा रही हैं। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आंसर आ रहे हैं धीमे धीमे। सभी विद्यार्थी जुड़ भी रहे हैं वन बाय वन। सो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश एंड लोधी वंश, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आपने बताया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि गुलाम वंश कब आया था। गुलाम वंश की आप थोड़ा सा सन एलोबरेट करें। किस सन में आया था गुलाम वंश? गुलाम कब आया था? ठीक है ना। खिलजी का बताएं, खिलजी कब से लेके कब तक रहा। और उसके बाद में तुगलक कब आया? ठीक है ना। फिर लोधी कब आया? इसके बीच में और भी वंश रहे थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तुगलक के बाद में सैयद वंश भी आया था। यहाँ पर सैयद वंश भी आया था एक, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप मुझे बताएं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है ना, इनके बारे में इनकी। चलिए, अभय जी ने बताया है। आप उसके हमने स्पेसिफाई करें कि गुलाम और उसके बाद में सन बताएं और कब से लेके कब तक रहा। इट विल बी बेटर बिकॉज दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, कब से लेके कब तक रहा। चलिए, मैं बताऊंगा साथ में आपको और आप लोग भी लिखते जाएं। गुलाम वंश था 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है। और उसके बाद में फिर खिलजी वंश आया जो 1290 से लेके 1320 तक रहा। फिर आया तुगलक वंश जो 1320 से लेके 1414 तक रहा। ठीक है ना, 1414 तक। देन उसके बाद में 1414 तक, 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश रहा। फिर लोधी वन आया। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक। तो ये सारे वंश हैं। ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा वंश कब आया था और कब से लेके कब तक, इसका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कौन सी डायनेस्टी कब से लेके कब तक रही। ठीक है ना। और किस वंश, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की, तुगलक की किसने की, सैयद की किसने की और लोधी वंश की शुरुआत किसने की, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों में से कोई बताएगा कि गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी, बताएं। जी शिवांगी जी, बिल्कुल सही है आंसर।
बताएं गुलाब वंश की शुरुआत। मैं वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम जाता है बीच में, थोड़ा रिले में टाइम लगता है आप तक पहुंचने में क्वेश्चन का जो मैं पूछता हूँ। बताएं आप लोग अगर जानते हैं तो बताएं। गुलाब वंश, मोहम्मद बिन कासिम। शिवांगी जी, गुलाम वंश की शुरुआत, थोड़ा कंफ्यूजन है आपको? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने की थी इसकी शुरुआत गुलाम वंश की। गुलाम वंश की शुरुआत ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने शुरुआत की थी, ठीक है, इसकी। उसके बाद में खिलजी, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? बताएं आप लोग। खिलजी वंश का बताएं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है ना। खिलजी वंश की जो शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शुरुआत की थी। फिर तुगलक वंश आया था और तुगलक वंश की शुरुआत की थी गयासुद्दीन तुगलक शाह ने, ठीक है। फिर आया सैयद, सैयद वंश की शुरुआत की थी खिज खां ने, खिज खां। इसको काफी लोग भूल जाते हैं, तो ये है खिज खां। खिज खां ने काफी कम समय तक इन्होंने अपना शासन किया था, 1414 से लेकर 1451 के बीच में। और ये है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन लोधी, ओ गयासुद्दीन तुगलक शाह। और लोधी वंश की बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको कि अपने को याद होना चाहिए, किस वंश की शुरुआत किसने की थी। और सबसे ज्यादा जो वंश ने राज किया वो था तुगलक वंश, ठीक है ना, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत पे। इसको बोला जाता था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम का ये पूरा हिस्सा है। उसके बाद में फिर आया मुगल, मुगल शासन आया जी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही है शिवांगी जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, लीजिए। बताएं मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? बताएं। आंसर क्वेश्चन आपके सामने है और ये ऑप्शन है 1175, 1172, 1175, 1178 या फिर 1182, 1172, 1175, 1178 और 1182। कब किया था मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में आक्रमण? चलिए आंसर आ रहा है इसका, चलिए 1175 बताया है आंसर। बाकी और कोई विद्यार्थी? विजय वर्मा जी ए पर जा रहे हैं, देवेंद्र प्रजापति जी बी पर जा रहे हैं 1175 पर। एनीबडी कैन गिव द आंसर? अतुलकर जी,
शिवांगी जी, और कोई बताएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं आपको। इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही लगाया है, 1175 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1175 में सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, और ये भारत के मुल्तान पर, जो इस समय पाकिस्तान में है, कहाँ किया था? मुल्तान, जो कि इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पर आक्रमण किया था, उसी क्षेत्र से सबसे पहले अंदर घुसा था ये। और उस समय यहाँ पर करमात नाम की एक जाति थी मुस्लिम, ठीक है ना, करमात नाम की जाति की मुसलमान कौम थी यहाँ पर, जाति, उनका शासन था यहाँ पर। और वहां पर इन्होंने मोहम्मद गौरी ने इस आक्रमण किया था। ठीक है, मुल्तान में, ये आपको पता होना चाहिए, मुल्तान में हुआ था सबसे पहले। फिर उसके बाद में फिर अंदर घुसा था। फिर अंदर घुसते हुए इसने लगातार पृथ्वीराज चौहान पर काफी आक्रमण किए, लेकिन हमेशा ये हारता गया। आखिरी आक्रमण 1192 का, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हारा मोहम्मद गौरी से। ठीक है ना। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की टक्कर हुई थी, जिसमें कि ये हारकर भाग खड़ा हुआ था। ठीक है, ये तुर्की था, ये आपको याद होना चाहिए, तुर्की था ये मोहम्मद गौरी। उसके बाद में फिर 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें इसकी विजय हुई मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद में इसका, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा, इसका एक गुलाम था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये वहां से साथ लेके आया था, और बहुत ही ज्यादा वफादार था, इसके साथ रहता था। ठीक है, तो लगातार साथ रहने के बाद में फिर मोहम्मद गौरी की 1194 में चंदावर युद्ध हुआ था। चंदावर के युद्ध में जयचंद को मारा था, जयचंद हार गया था इसमें 1194 में। ठीक है, और 1195 में इसकी मृत्यु हो गई थी, एक साल बाद। पंजाब में जो एक पूरा एक समूह था, एक ग्रुप था, उनसे इसकी हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी की। ये कई बुक्स में दिया हुआ है। और 1206 में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत पे। काफी शक्तिशाली था, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था वो, और इस कारण से वो हर जगह उसने अपना शासन जमाया। ठीक है, आप कमेंट्स देते रहे मेरे को, जिस कारण से मेरे को समझ में आया यू आर कनेक्टिंग टू माय लाइव क्लास। क्लियर है सब आपको जो मैं बता रहा हूं? डू यू गॉट इट? अभय जी, विजय जी, सोनाली जी, सलोनी जी, सारे फैक्ट क्लियर हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565, 1567, 1576 या 1577? बताएं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? नो आइडिया, ओके।
चलिए, विजय वर्मा जी ने बताया है आंसर, वो बता रहे हैं सी पर जा रहे हैं वो। अच्छा, चलिए, देवेंद्र प्रजापति जी बी पर जा रहे हैं, सेकंड नंबर पर। ओके, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है ऊपर वाला, फर्स्ट ए, 1565 इज द करेक्ट आंसर। ये तालीकोटा का युद्ध जो है ये दक्षिण का युद्ध है, ठीक है ना, दक्षिण में हुआ था ये, और ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के साथ में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की जो सल्तनत थी, जिसको बोलते थे डेक्कन, डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सल्तनत के साथ में हुआ था ये, ठीक है ना। और इसमें जो विजयनगर साम्राज्य के सेनापति थे सदाशिव राय, इसके जो सेनापति थे सदाशिव राय, ठीक है ना, इनकी हार हो गई थी, ये हार गए थे, ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम शासक थे, ठीक है ना, मुस्लिम शासकों का राज्य था, डेक्कन सल्तनत जिसे बोलते थे, और इनकी हार हो गई थी, और ये हुआ था 1565 में, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ रहा है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था, आखिरी अभियान भारत में, वो किसके खिलाफ था? बताएं आंसर। खोखर, भट्टी, पठान या फिर जाट, किसके खिलाफ आखिरी अभियान था? इसके बाद में ये इसकी मृत्यु हो गई थी, कई बुक में दिया है, या फिर ये यहाँ से चला गया था अपने गुलाम को छोड़कर, कई बुक्स में दिया है इसकी मृत्यु हुई थी, जो मैं बताया है। चलिए आंसर आ रहे हैं, थोड़े मिक्स आ रहे हैं आंसर, कंफ्यूजन है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो डेफिनेटली यू विल से नो, नो कहो आप, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देते हैं आपको। इसका आंसर है ए, खोकर। खोकर जाति के समुदाय से इसका अंतिम अभियान हुआ था, ठीक है, अंतिम अभियान हुआ था, और इसी अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी, जैसा कि मैंने बताया 1195, 1195 में इसका अंतिम अभियान चला था, ठीक है ना। और ये खोकर जो कि पंजाब में था, पंजाबी समुदाय था, वहाँ पे अभियान हुआ था, उस अभियान में ये इसकी मौत हो गई थी, ये मारा गया था। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस अभियान को आगे बढ़ाया था, ठीक है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करते रहें जिससे कि मुझे क्लियर हो, आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? बताएं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका आंसर दें।
चलिए, कंफ्यूजन है इसमें। कब कोई ए बता रहा है, कोई बी, कोई डी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ए, अकबर। जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो अकबर के समकालीन थी। अकबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और इनका जो एरा था वो था, इनका जन्म हुआ था 1558 में। 1558 में हुआ था और 1603 तक रही ये। और अकबर के समकालीन रही क्योंकि अकबर ने राज किया था 1605 तक, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम अकबर के समकालीन थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया 46। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? हेमंत सेन, बल्लाल सेन, सूरसेन या इनमें से कोई नहीं? बताएं। कुलीन प्रथा को किसने बंगाल में शुरू किया था? चलिए, इसका आंसर जो है मैं बताता हूं, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। इसका आंसर है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन इज द करेक्ट आंसर। और ये सेन वंश के थे। सेन वंश के ये शासक थे और इन्होंने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की और उसको बढ़ावा भी दिया। ठीक है ना, बल्लाल सेन, सेन वंश के थे ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, ये बता सकते हैं आप इजीली, यू कैन, बिकॉज आपने पढ़ा होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तीसरा युद्ध, राजपूत मराठा, राजपूत अफगान, अफगान मुगल या मराठा अफगान? पानीपत का तीसरा युद्ध बताएं किसके बीच हुआ था? चलिए, आंसर आ रहा है देवेंद्र जी डी पर जा रहे हैं, फिर ए पर पहुंच गए। कंफ्यूजन, सी पर पहुंचे हैं ये। ए के सनोज कुमार, ये बी पर आ रहे हैं। आपने लगता है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं है सभी लोगों ने। यू हैव सम कंफ्यूजन अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। ओके, चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगान के बीच। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ था 1764 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ, मराठा के जो सेनापति थे वो थे सदाशिव भाऊ थे। और दूसरी तरफ में कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1764 में। और इसमें मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई थी। मराठा पूरे बिखर गए थे। ठीक है ना, सदाशिव भाऊ हार गए थे और इसमें 60 से 70 हजार सैनिकों की मौत हुई थी। ठीक है,
1764 में या 1761, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। 1761 में हुई थी शायद, 1764 में शायद बक्सर की लड़ाई हुई थी। यस, 1761 है इसका आंसर। इसका जो सन है एरा, इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो है 1761 है, इसको करेक्ट कीजिए। 1764 नहीं है, ये 1761 में हुई थी ये। 1764 में तो बक्सर की लड़ाई हुई थी। 1764 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मिक्सअप होता है, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, 1764 में। लेकिन ये जो पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये 1761 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था, चलिए मैं बताता हूं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुए थे इसमें। तो पहला युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है, नहीं 1526 में हुआ था पहला युद्ध, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। पहला 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दूसरा 1556 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। और तीसरा हुआ 1761 में, जो कि मराठा और अफगान के बीच हुआ था, ठीक है। 1526, 1556 और 1561 3 युद्ध हुए थे ये पानीपत के, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? यू ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट? ये जो बैटल हुई थी, पानीपत की बैटल जो हुई थी, वो 1526, 1556 और 1761। आप मुझे कमेंट देते रहें तो थोड़ा सा मेरे को क्लियर रहेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। प्लीज मार्क योर कमेंट। ठीक है, चलिए अगला आ गया क्वेश्चन आपके लिए। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत से का हिस्सा था, गुलाम वंश का था इल्तुतमिश। अब बताएं, इसने 175 ग्राम का एक सिक्का जारी किया था, वो किस धातु का था? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? किस धातु से बना हुआ था वो सिक्का? बताओ। चलिए बी लगा रहे हैं ये, साउथ फिल्मी लवर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बदलें, चेंज योर नेम, साउथ फिल्मी। I do not understand your name. What is your name actually? Okay, so now answer is coming. देवेंद्र प्रजापति जी तांबे पर जा रहे हैं, शास्त्री कौशल जी तांबे पर जा रहे हैं, हेमंत सोनाली जी चांदी पर पहुंचे हैं। चलिए, सो आंसर इज बी, सेकंड नंबर, चांदी करेक्ट आंसर है इसका। चांदी का सिक्का था ये,
ठीक है, आपको बता दें ये चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, 2 सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। तो चांदी इज द करेक्ट, ये चांदी का सिक्का था जो कि 175 ग्राम का, ठीक है ना, 175 ग्राम का था ये, ठीक है। और चांदी के सिक्के को बोलते थे टका, टंका। और जो तांबे का सिक्का था, तांबे का भी चलाया था उसने, ठीक है ना, और तांबे के सिक्के को बोलते थे जीतल, जीतल नाम से चलाया था। और ये पूरे के पूरे जो सिक्के थे ये अरबी सिक्के कहलाते थे, अरबी भाषा में थे ये, अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, चांदी का सिक्का 175 ग्राम का और तांबे का भी चलाया था जिसको कि जीतल बोलते थे, और ये पूरे के पूरे अरबी सिक्के थे। और ये इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का था, गुलाम वंश का था इल्तुतमिश। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद में ये आया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में आया था बलबन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक डायनेस्टी है, गुलाम डायनेस्टी, जिसके बारे में स्पेसिफिकेशन आपको अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली यू विल गो माय प्लेलिस्ट, देयर यू विल गेट दैट वीडियो गुलाम वंश, ठीक है ना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए, बिल्कुल हेमंत सोनारी जी सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही कहा। और चंगेज खान बाबर के नाना थे, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा। बाबर के नाना थे चंगेज खान, जो मंगोलिया शासक थे, मंगोलिया थे ये चंगेज खान, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 711, 712, 713, 714। आंसर आ गया इसका, हेमंत सोनारी जी बता रहे हैं, शास्त्री कौशल जी, सृष्टि कौशल, ओके ओके, सॉरी प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत हो रहा था, सृष्टि कौशल, थैंक यू फॉर गिविंग मी। चलिए आंसर आ रहा है इसका, सेकंड नंबर पर मैक्सिमम दे आर गिविंग, देवेंद्र प्रजापति जी 14 में जा रहे हैं। चलिए तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, 712 इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था, और ये यहाँ पर भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर आया था, लूटने के माध्यम से आया था, और उसने खूब लूटा था, मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा। उसके बाद में फिर अगला आया महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने भी खूब लूटा। तो ये सबसे पहला आक्रमण था जो भारत में आया था 712 में। और उस समय जब आया था इसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, और सिंध में उस समय राजा थे राजा दाहिर, राजा दाहिर का राज था वहां पर सिंध में, और वहां पे आक्रमण करके इनको हराया था और इस पर जीत हासिल की थी, और वहां से काफी कुछ धन लूट कर ले गया था ये मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में फिर महमूद गजनबी आया, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हेमंत सोनारी जी, महमूद गजनबी ने खूब लूट खसोट की थी, काफी लूटा था, सोमनाथ का मंदिर लूटा, और उसने लगातार 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, 17 बार आया, 17 बार लूट के लेके गया वो हर जगह, ठीक है। गुजरात में काफी कुछ उसने लूटा, सोमनाथ का मंदिर लूटा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको शुरुआत कब हुई थी। ये आ गया आंसर क्वेश्चन। चलिए बताएं राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध की विजय पर बनवाया था? जी बिल्कुल, बिल्कुल सोनारी जी बताएं, सारंगपुर युद्ध के बाद, चित्तौड़ के युद्ध के बाद, मंदसौर के युद्ध के बाद, या फिर
गोगुंडा युद्ध के बाद। टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए आपको? टेस्ट सीरीज कौन सी है? टेस्ट सीरीज तो कुछ है नहीं है। हाँ, एमसीक्यू सीरीज जरूर चल रही है डेफिनेटली। चलिए कोशिश करेंगे हम आपको, अभी तो मैंने उसका कुछ पीडीएफ बनाया नहीं है। बताएं इसका आंसर। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वो कौन सी युद्ध की विजय के बाद बनवाया था? बताएं। चलिए आंसर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पर जा रहे हैं सभी लोग। दोनों ही दिया है, साउथ फिल्मी और AK सनोज ने दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर। आंसर देने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आप लोग, थोड़ा फटाफट पढ़ के दिया करें। सारंगपुर युद्ध, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में ही विजय के बाद में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ है अभी इस टाइम, वहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये विजय स्तंभ 37 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आपने देखा होगा काफी लंबा है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लंबा है काफी, है ना, और बहुत खूबसूरत है, काफी अच्छी नक्काशी की गई है इसमें। और ये मेवाड़ के नरेश थे राणा कुंभा। कहाँ के थे ये? मेवाड़ के नरेश थे ये। और इन्होंने महमूद खिलजी, किसको हराया था? महमूद खिलजी की जो सेना थी, ठीक है ना, महमूद खिलजी, लिख देता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे, महमूद खिलजी की सेना को हराया था। ठीक है, जो कि कहाँ की थी ये सेना? मालवा और गुजरात, क्योंकि गुजरात से लगा हुआ था पूरा मालवा, वहां पे इसने राज किया था। मालवा और गुजरात की ये सेना थी, और उस सेना को हराकर इसने ये विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है ना, और इस विजय स्तंभ का निर्माण जो हुआ था ये 1442 से लेके 1449 के बीच में ये विजय स्तंभ बनाया गया था ये। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट फैक्ट विच इज आई एम गिविंग यू। ठीक है, चलिए क्लियर किया मैंने आपको, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसमें कोई भी फैक्ट अगर आपको गलत लगता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, यू कैन क्रॉस चेक इट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। हियर इट इज द न्यू क्वेश्चन, अनदर वन। किसके काल में मुगल चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल में कौन सा काल था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताएं। आंसर दें इसका। चलिए आंसर आना चालू हुआ, फिर भी स्टार्ट तो फिर से बता देते हैं कि आंसर गलत हो या सही हो। देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता आंसर तो गलत मत बताया कीजिए, नहीं तो गलत देने की आदत पड़ जाएगी आपको, गलत आंसर, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे। ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर, अदरवाइज यू कैन कमेंट नो आइडिया, नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, चलिए रविंद्र पंचाल जी ने आंसर दिया है जहांगीर। एनीबडी? चलिए बिल्कुल सही पंचाल जी, यू आर करेक्ट। रविंद्र पंचाल जी बिल्कुल सही हैं। जहांगीर का काल था, स्वर्ण काल कहा जाता था चित्रकला का।
जहांगीर था जिसने कि चित्रकला को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया था और चित्रकला का वो बहुत ही ज़्यादा पुजारी रहा और उसने काफ़ी कुछ कलात्मक क्षेत्र में इस काल को दिया, जिसको कि स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकारी का। ठीक है, चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारतीय को मुसलमानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? सॉरी, इस्लाम, माफ कीजिएगा, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? सिंध में 712 के आक्रमण से, मालाबार के अरब व्यापारियों से, या 11वीं सदी में तुर्की आक्रमण से, या उपरोक्त सभी? बताएं। जो भारत में रहते थे उनको इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। ओके, चलिए इसका जो आंसर है वह है मालाबार के अरब व्यापारियों से। ठीक है ना, मालाबार में जो अरब व्यापारी रहते थे उन्होंने सबसे पहले का पूछा है मैंने रविंद्र जी, सबसे पहले किससे मालूम पड़ी? वो तो सारे है ही हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी जानकारी किससे मिली ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हैं तो सभी, सिंध में 712 का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आए थे, 11वीं सदी में तुर्की आए थे, बिल्कुल ये सभी हैं, लेकिन सबसे पहले जो मालूम पड़ी जानकारी इस्लाम की वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो इट विल बी अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एवरीवन कैन गिव द करेक्ट आंसर इफ दे नो द एग्जैक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये मालाबार के व्यापारी थे, ठीक है ना, इनके द्वारा ये जानकारी मिली और इन्होंने ही बताया था कि इस्लाम भी एक धर्म है और इस्लाम किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। तो ये वहां पर व्यापार करने जाते थे, ये अरब के व्यापारी थे। ठीक है ना, ये अरब व्यापारी थे। ठीक है ना, अरब व्यापारी थे ये, और इनके द्वारा ये जानकारी मिली थी भारतीयों को। ठीक है, सृष्टि जी क्या नहीं आ रहा है? सृष्टि जी क्या नहीं आ रहा है आपको? ओके, हियर द न्यू वन क्वेश्चन। चलिए बताएं, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसने धारण की थी? पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर प्रथम, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय, या फिर हरिहर द्वितीय? बताएं। Anyone know? Anyone know the answer of this question? पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार यानी कि इंग्लिश में क्या बोले, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए मेरे को भी क्लियर नहीं हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, चलिए बताएं आप लोग आंसर। नो आइडिया? ओके, सो आई कैन गिव यू द आंसर। ये जो उपाधि थी ये उपाधि हरिहर प्रथम, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। हरिहर प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी क्योंकि इसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक और समुद्र के क्षेत्र तक इसने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है ना, इसने अपना अधिकार कर लिया था, वहां पर इसने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में इसने ये उपाधि धारण की थी और पूरे के पूरे क्षेत्र का ये स्वामी बन गया था। ठीक है, तो ये था हरिहर प्रथम। ठीक है, कृष्णदेव राज, विजयनगर साम्राज्य,
ये उसी समय का था, विजयनगर साम्राज्य के समय का। तो ये हरिहर प्रथम ही था जिसने ये उपाधि धारण की थी, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं इसका आंसर। ठीक है, कृष्णदेव राय पहले थे, हरिहर प्रथम बाद में आया था। चलिए इसका आंसर बताएं। किताब अल हिंद की रचना किसने की? बलबन, अलबरूनी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता? किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? किताबों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट। क्वेश्चन आने के बाद में छोटा सा क्वेश्चन होता है, फटाफट पढ़ा करें, ऑप्शन पढ़ा करें और आंसर दिया करें। चलिए आंसर आ रहा है साउथ फिल्मी स्टार। आंसर दे रहे हैं, बी पर आए हैं। बाकी और कोई विद्यार्थी इसका आंसर बताएगा? जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़े हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे लाइव क्लास के, और जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लगातार मेरे इस क्लास के साथ जुड़े रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करते हुए भी चलें। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ रहा है, रविंद्र पंचाल जी भी अलबरूनी पर जा रहे हैं, सोनाली जी भी बी पर हैं, अलबरूनी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने इसका आंसर बिल्कुल सटीक दिया है, अलबरूनी। अलबरूनी इज द करेक्ट आंसर। और ये महमूद गजनबी के साथ आया था, इसी ने इस किताब की रचना की है, किताब अल हिंद। किसके साथ में आया था ये? महमूद गजनबी, इसके साथ में ये भारत आया था, उसके बाद में ये यहीं रुक गया था। ठीक है, और उसने किताब अल हिंद की रचना की है। ठीक है, इसी ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर पूरा का पूरी स्टडी की। ठीक है ना, और फैक्ट बता रहा हूं, भारतीय जो संस्कृति है उस पर पूरी की पूरा अध्ययन किया, पढ़ाई की, और उसके बाद में इस पूरे किताब में भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है इसने। किताब अल हिंद, पूरे भारत के बारे में इसमें जानकारी इसने कलेक्ट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हियर इट इज द न्यू क्वेश्चन। चलिए, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? कश्मीर, सिंध, गुजरात या फिर राजस्थान? बताएं। बिल्कुल सही कहा अलवरूनी जी, वेद पुराण पढ़ने वाला पहला मुस्लिम था। उसने सबसे पहले आया था, महमूद गजनबी के साथ आया था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया, उसके बाद में महमूद गजनबी आया जिसने कि 17 बार भारत को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो उसी के साथ में अलवरूनी आया था और वो यहीं पे रुक गया था। ठीक है हेमंत सोनारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे पहला मुस्लिम था जिसने कि वेदों को पढ़ा, भारतीय संस्कृति को जाना, उसके बाद में इस किताब की रचना की, इस किताब को लिखा उसने। चलिए, चचनामा कहाँ का इतिहास था, कोई नहीं बता पाया अभी तक। सलोनी जी भी, सोनाली जी भी नो, ओके, अच्छा वो भी नहीं बता पा रही हैं अभी। चलिए इसका आंसर, चलिए बिल्कुल आंसर दे रहे हैं इसके सभी लोग, ओके। चलिए जो विद्यार्थी सिंध की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित है, सिंध इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो पुस्तक है, ठीक है ना, सिंध का एक राजा है, ठीक है ना, उसने इस पर पुस्तक लिखी थी। और इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक जब ये फैला हुआ था भारत, ठीक है ना, उस समय के इतिहास के बारे में इसमें पूरी जानकारी है। ठीक है ना,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईरान। ये भारत का जो क्षेत्र था ये ईरान तक फैला हुआ था। ईरान, अफगानिस्तान तो उससे पहले ही पड़ता है, अफगानिस्तान, ठीक है ना, और सिंध, यहाँ तक ये भारत फैला हुआ था। तो उसके बारे में पूरे का पूरी जानकारी इस चचनामा में मिलती है। और सिंध के राजा ने इस पुस्तक को लिखा है और उसमें पूरी पूरी जानकारी है। और इस समय इसकी जो राजधानी थी, जब ये चचनामा लिखा गया था, उसकी राजधानी का नाम था ब्राह्मणबाद, ठीक है ना, ब्राह्मणबाद राजधानी था, इस क्षेत्र की राजधानी थी। और ये पूरा पूरा क्षेत्र ईरान, अफगानिस्तान और सिंध तक फैला हुआ था। चलिए बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को बड़ा असह्य लगता होगा, बार बार बताता हूँ मैं। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर या हम्पी? बताएं इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बताएं। इसका आंसर दें। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए आंसर आ रहा है, हेमंत सोनारी जी जा रहे हैं आंसर पे। और कोई बताएगा? एनीवन? ओके, करेक्ट, गुलबर्गा इज द करेक्ट आंसर। सोनारी जी आपने बिल्कुल सही दिया है, गुलबर्गा थी बहमानी साम्राज्य की राजधानी, है ना। और उसके बाद में बहमानी साम्राज्य ने इसको बदला था, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले गुलबर्गा ही बहमानी साम्राज्य की राजधानी थी और उसके बाद में 1425 में इस गुलबर्गा को बदलकर दूसरी जगह पहुंचा दिया था राजधानी को, और उसका नाम था बीदर। बीदर बदल दी थी इसकी राजधानी, ठीक है ना। 1425 में गुलबर्गा से हटाकर इस राजधानी को बीदर कर दिया गया था, बीदर राजधानी में को बदला था, ठीक है। पहले गुलबर्गा थी और 1425 में इसको बदलकर बीदर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास, बताएं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? बताइए। कृष्णदेव राय, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन जैसे सामने आए फटाफट पढ़ा करें और आंसर दिया करें। बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आ रहा है, हेमंत सोनारी जी कृष्णदेव राय की तरफ जा रहे हैं। और कोई? चलिए बिल्कुल सही है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया, तो कृष्णदेव राय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि कर्नाटका के हम्पी में है, उसके कुछ अवशेष आपको मिलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए रिपीट हुआ ये। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बताएं, इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था?
बताएं। चलिए आंसर आ गया, औरंगजेब। बिल्कुल सही कहा आपने। जो विद्यार्थी औरंगजेब की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। औरंगजेब ही बजाता था वीणा। वीणा का बहुत ही कुशल जानकार था ये, तो औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। वीणा वादक था ये औरंगजेब। और हालांकि ये औरंगजेब संगीत की कट्टर प्रतिबंधित था, संगीत के खिलाफ था अपने राज्य में, और इसने संगीत पर प्रतिबंध भी लगाया था। ठीक है ना, संगीत इसके शासनकाल में प्रतिबंधित था। ठीक है, और औरंगजेब का शासनकाल कब से लेके कब तक चला, बताएं। औरंगजेब कब से लेके कब तक रहा? 1658 से लेके 1707 तक ये औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक है, औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, शाहजहां जिसने, ठीक है ना, और औरंगजेब ने ही अपने पिताजी को किले में कैद कर लिया था। ठीक है, क्लियर है? और इसी ने अपने भाई की हत्या भी की थी। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। ठीक है, हेमंत सोनारे जी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदा पीर भी कहता था औरंगजेब अपने आप को, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसने अपने भाई की हत्या भी की थी। उसके भाई का नाम भी बताएं, क्या नाम था उसके भाई का? दारा सिखो। ठीक है, दारा सिखो की हत्या भी की थी इसने, और जिसको की हत्या करने के बाद में हुमायूं का जो मकबरा है उसके आसपास इसकी बॉडी को ग्रेव किया गया था। उसका धड़ कहीं और उसकी मुंडी कहीं अलग अलग कर दी गई थी। औरंगजेब ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी, बिल्कुल सही है। हेमंत सोनारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या भी की थी। ठीक है, सिख गुरु की हत्या की थी इन्होंने, उनको मरवा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने कन्वर्जन चालू किया था, मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्ति दिखाई थी, और उसमें इन्होंने विरोध किया था पंजाबी सिखों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर इज द न्यू क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह या राणा सांगा, बताएं। इसका आंसर दें। बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है ए, राणा कुंभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राणा कुंभा की हत्या की थी उसके बेटे ने। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा फैक्ट मेरे को भी क्लियर नहीं है किस, ठीक है ना, कि उसका बेटा कौन था आगे का, लेकिन इतना याद है कि राणा कुंभा की हत्या की थी उसके बेटे ने। अगला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, जलालुद्दीन फिरोज या गयासुद्दीन
तुगलक, बताएं। इसका आंसर दें फटाफट। और सभी विद्यार्थी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हुए जाएं मेरे वीडियो को, ठीक है ना। जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसने वारंगल के खिलाफ अपना अभियान चलाया था और ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, इसी में दिया हुआ है ऑप्शन में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसका सेनापति था और इसी ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था वारंगल के खिलाफ और विजय भी हासिल की थी, ठीक है ना। और ये वारंगल दक्षिण विजय के लिए ये निकला था, दक्षिण विजय के लिए निकला था और वारंगल के खिलाफ अभियान इसने चालू किया था, मलिक काफूर। सोनाली जी बता रहे हैं कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था, ठीक है। गोलकुंडा वारंगल, ठीक है, बढ़िया। तो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 1 घंटा पूरा हो चुका है। आई थिंक इट्स सफिशिएंट। और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मैंने आपके सामने रखी। आई होप्स आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। कल फिर मिलते हैं और दोपहर में 12 बजे जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश पढ़ना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन मध्य प्रदेश। अगला जिला है बैतूल, बैतूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। लॉट ऑफ थिंग्स वी विल गेट, लॉट ऑफ नॉलेज, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा वो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोपहर में 12 बजे फिर मिलते हैं मध्य प्रदेश के नए जिले के साथ, बैतूल के साथ, और बैतूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी उस क्लास को भी अटेंड करें और जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चलें। वेरी गुड मॉर्निंग। वी राज जी अभी आए हैं आप? क्लास खत्म हो गई, लेकिन क्लास आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं, प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं इसको पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन लगातार जुड़े रहें आप। कल फिर मिलेंगे हम, कल फिर इसी मेडिवल हिस्ट्री को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसी के आगे के क्वेश्चन अपन लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें और जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं डायरेक्टली यू कैन वॉच इट। सारी लाइव क्लास जो कि पिछले 1 महीने से ले रहा हूं मैं, वो सारी लाइव क्लास भी अपलोड है वहां पर, तो वहां से आप लगातार उसको देख सकते हैं, ठीक है, नो इशू। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे अभी मिलेंगे हम, ठीक है, बैतूल जिले के साथ में। मध्य प्रदेश का जीके है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो। चलिए, थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों के लिए।